Hello friends, good morning. मैं प्रभु नायक एचओडी ऑफ द कॉमर्स डिपार्टमेंट मानसरोवर विद्यालय। आज हम इस चैप्टर का लास्ट वीडियो बनाने जा रहे हैं जो अकाउंट चैप्टर नंबर 4 पार्ट 1 के चैप्टर में। इस चैप्टर में हम लोगों ने आगे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, थ्योरी पढ़े हैं। चलिए आज जो टॉपिक है वो एकत्रित लाभ या हानि। पहले इस टॉपिक के बारे में बता देता हूँ कि बोर्ड के एग्जाम के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। अभी तक हमने जो सम्स किए हुए, यदि बोर्ड की एग्जाम में सम पूछा नहीं जाता है तो एकत्रित लाभ या हानि से संबंधित रोजनामचा पूछा जाता है। तो आज हम ये टॉपिक पढ़ते हैं, एकत्रित लाभ या हानि। ऐसे चॉइस करते हैं तो बोर्ड के एग्जाम के लिए 3 मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए अब सबसे पहले होता क्या है एकत्रित लाभ और हानि। आप जानते ही हो कंपनी प्रति वर्ष अपने लाभ में से कुछ हिस्सा अलग सा रखता है। मीन्स हम उसको अनामत और अधिक के रूप में भी जानते हैं। वही अनामत और अधिकों को यहाँ पर हम एकत्रित लाभ या हानि के रूप में जानते हैं। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि जैसे कंपनी यदि लाभ में से कुछ हिस्सा नहीं रखता है, फॉर एग्जांपल 2 साल के बाद कंपनी में कोई आकस्मिक घटना घट जाता है, यदि उसके पास कोई अनामत या फंड न हो तो वो क्या करेगा? कुछ नहीं कर पाएगा, उसको अपनी कंपनी ही बंद करना पड़ेगा यदि जरूरी फंड न हो। इसलिए कंपनी प्रति वर्ष अपने लाभ में से कुछ हिस्सा अलग सा रखता है और उस हिस्सा का क्या होता है उसके बारे में हम रीड करते हैं। चलिए पहले हिस्सा क्या क्या रखता है। एक लाभ हानि खाते की शेष की रख सकता है, सामान्य अनामत रख सकता है, कारीगर के अकस्मात मुआवजा फंड रख सकते हैं, विनियोग हमने किया हो उसमें कमी वृद्धि हो सकता है इसलिए विनियोग कमी वृद्धि फंड भी रख सकते हैं, लेकिन तो पूंजी से संबंधित हो तो पूंजी अनामत भी हम रख सकते हैं। अब इस सबका होता क्या है, ये जितना भी एकत्रित लाभ है, एकत्रित लाभ जैसे मैंने आपको बोला लाभ हानि खाता की जमा शेष, सामान्य अनामत, कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड, विनियोग कमी वृद्धि और पूंजी अनामत, ये सब जब पुनर्मूल्यांकन किया जाता है तो इसको सभी को साझेदारों के बीच बांट दिया जाता है। क्योंकि यदि कोई न्यू साझेदार आता है तो उसको ना लाभ देंगे ना हानि देंगे। जो पुराने वर्ष का लाभ या हानि हो उसको पुराने साझेदार को बांटना ही पड़ेगा, इसलिए इसको क्या किया जाता है, साझेदार के बीच बांट दिया जाता है। ओके, साझेदार के बीच बांटने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, राइट, साझेदार की पूंजी खाता बनाना पड़ेगा। साझेदार की पूंजी खाता होगा तो ही हम बांट पाएंगे। चलिए अब साझेदार की पूंजी खाता हम पढ़ चुके कि एक उधार पक्ष होता है, एक जमा पक्ष होता है। यदि साझेदार को कुछ मिलता है तो साझेदार के पूंजी खाते के जमा पक्ष में लिखा जाता है। कुछ मिलता है या खुद लेकर आता है, ओके। यदि साझेदार ले जाता है या किसी को दे देता है तो साझेदार की पूंजी खाते के कौन से पक्ष में लिखा जाता है, उधार पक्ष में लिखा जाता है। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि एकत्रित जो लाभ है वो साझेदार की पूंजी खाते के जमा पक्ष में लिखा जाता है और एकत्रित किया हुआ हानि साझेदार की पूंजी खाते के उधार पक्ष में लिखा आता है। समझ में आया कि उधार पक्ष में क्या लिखा जाता है, जो एकत्रित हानि उधार पक्ष में लिखा जाता है, और जमा में क्या लिखा जाता है, एकत्रित क्या हुआ लाभ लिखा जाता है। ओके, इतना समझ में आया। एकत्रित लाभ क्या क्या समझ में आया, लाभ आदि खाते की जमा शेष हो, सामान्य अनामत हो, कारीगर का मुआवजा फंड दिया हो, विनियोग कमी वृद्धि फंड दिया हो या पूंजी अनामत दिया हो, किसी प्रकार का अनामत दिया हो तो क्या हो जाएगा, एकत्रित लाभ हो जाएगा। एकत्रित हानि में क्या क्या है, लाभ हानि खाता के उधार शेष हो, विज्ञापन अभियान खर्च हो या संशोधन विकास खर्च हो। ये जो 3 खर्च है वो क्या है कि एकत्रित क्या हुआ हानि है। क्या क्या, पहला लाभ हानि खाता की उधार शेष, विज्ञापन अभियान खर्च और संशोधन विकास खर्च, ये 3 एकत्रित क्या हुआ हानि है। चलिए क्वेश्चंस के माध्यम से इस रोजनामचे को हम समझते हैं। उससे पहले आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, कारीगर लाभांश फंड और कारीगर लाभ फंड या प्रोविडेंट फंड, इन तीनों का मीनिंग एक ही है। प्रोविडेंट फंड को हिंदी में कारीगर लाभांश फंड या कारीगर लाभ फंड कहते हैं। प्रोविडेंट फंड का शॉर्ट नेम है पीएफ
आप सभी जानते हो, या हमारे पेरेंट्स कहीं पे जॉब करते हैं तो उनको सैलरी मिलते है, टाइम कुछ पैसा कट होके मिलता है, मतलब पीएफ कट होके मिलता है, हमने ऐसे सुना है। अब ये पीएफ होता क्या है, मतलब पीएफ का फुल फॉर्म है प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड जो होता है ये कर्मचारी के होते हैं, मतलब कि यदि कर्मचारी कभी रिटायरमेंट लेता है उस समय उसके द्वारा बचाए हुए पैसा कंपनी उसको रिटर्न कर देती है। मतलब ये जो पीएफ होती है कर्मचारी का होता है, साझेदार का नहीं होता है। इसलिए जो प्रोविडेंट फंड को कभी भी साझेदार के बीच बांटा नहीं जाता है, ना ये एकत्रित लाभ है ना एकत्रित हानि है। ये कंपनी का कुछ नहीं, ये कर्मचारी का है। कहीं पे कारीगर लाभांश फंड लिखा हो, या कारीगर लाभांश फंड लिखा हो, या प्रोविडेंट फंड लिखा हो, या शॉर्ट में पीएफ लिखा हो, इन चारों का मीनिंग एक ही होता है। सो ये ना एकत्रित लाभ है ना एकत्रित हानि है, इसलिए उसको साझेदार के बीच बांटा नहीं जाता। ये चीज बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना कि कारीगर लाभांश फंड, कारीगर लाभांश फंड और प्रोविडेंट फंड ये तीनों के तीनों साझेदार के बीच बांटा नहीं जाता है, उसको दायित्व की तरह लिख देते हैं। ओके, चलिए एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करा देता हूं तो आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। चलिए मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया है कि एक्स और वाई दो साझेदार हैं, उनका लाभ आने का प्रमाण 2:1 है। फिर आपको कुछ दिया है चार अलग लाभ हानि खाते की जमा शेष। जमा शेष क्या होता है, लाभ हानि के जमा शेष एकत्रित लाभ दिया है। कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड, कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड ये भी क्या है, एकत्रित लाभ है। कारीगर लाभांश फंड, कारीगर लाभांश फंड ये क्या है, क्या है, हाँ कर्मचारी का है, इसको साझेदार के बीच बांटा नहीं जाएगा। और अनामत फंड दिया है तो इसको बांटा जाएगा। चलिए क्वेश्चन में सबके सब एकत्रित लाभ दिया है, इसलिए एकत्रित हानि का एक में कर देता हूँ, तो इसको उधार कर देता हूँ। अब ये लाभ हानि खाते के उधार से इसका मीनिंग क्या हुआ, एकत्रित हानि। ओके, चलिए तो सबसे पहला रोज नाम लिखते हैं, पहला रोज नाम लाभ हानि खाते के उधार शेष। ओके, तो आप ये समझो लाभ हानि खाते की उधार शेष मींस एकत्रित हानि, और एकत्रित हानि किसको लिखा जाता है, किसको लिखा जाता है, जमा की ओर लिखा जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एकत्रित लाभ को सॉरी हानि को हम कहाँ पे लिखेंगे, जमा की ओर लिखेंगे। सॉरी एकत्रित हानि है ना, एकत्रित हानि किसको लिखेंगे, उधार की ओर लिखेंगे। इसलिए यहाँ पे रोज नाम ऐसा बनेगा कि साझेदार जो भी होगा, कि साझेदार कौन है, एक्स और वाई है, यहाँ पे लिखेंगे एक्स की पूंजी खाता या चालू खाता उधार, वाई की पूंजी खाता या चालू खाता उधार, और ये खाता कौन सा जमा कर देंगे, लाभ हानि खाता उधार शेष। तो लाभ हानि खाते का आया समझ में। मैंने आपको बोला था ना कि एकत्रित लाभ हानि हो उसको किस ओर लिखा जाता है, उधार की ओर बांटा जाता है। इसलिए लिखा एक्स की पूंजी खाता या चालू खाता उधार, वाई की पूंजी या चालू खाता उधार, लाभ हानि खाते का। और लाभ हानि खाता आपको दिया कितना है, 60,000। एक्स और वाई का अनुपात कितना है, 2 और 1 है। एक्स और वाई का अनुपात दिया है ना ऐसे 2:1 है, तो उसको हम क्या करेंगे, 2:1 में बांट देंगे। 30,000 को 2:1 में बांटेंगे तो कितना आ जाएगा, 20,000 और 10,000। आया समझ में। ओके, चलिए दूसरा रोज नाम था कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड। कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड, ये कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड क्या है, एकत्रित लाभ, और एकत्रित लाभ कहाँ पे लिखा होता है, जमा की ओर बांटा जाता है। किस ओर बांटा जाता है, जमा की ओर बांटा जाता है। तो जमा की ओर बांटेंगे तो उधार लिख देंगे, हाँ कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड खाता उधार एक्स की पूंजी या चालू खाते का, वाई की पूंजी या चालू खाते का। आप डेटेस मत करना, आप पूरा लिखना। यहाँ पे ज्योमेट्री कमी के कारण मैं ऐसा कर रहा हूँ। कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड,
दिया कितना है 48,000, तो उधार में मैंने लिख दिया 48,000। अब उसको क्या करेंगे 2 और 1 में बांटेंगे। ओके, तो 2 1 में चलो बांटो, मतलब 2 1 3 होता है, तो पहले 3 से डिवाइड कर लो तो 16 आ जाएगा। तो पहले का भाग 2 है तो मीन 16 गुना 32,000, और सेकंड का भाग 1 है मीन कितना जाएगा 16,000। आया समझ में? ओके, चलिए अब तीसरा उदाहरण करते हैं। कारीगर लाभांश फंड। अभी मैंने पहले बोला था कुछ समय पहले, कारीगर लाभांश फंड जो होता है वो कर्मचारी का होने के कारण उसको साझेदार के बीच बांटा नहीं जाता है। इसका मतलब आप नीचे ऐसा लिख सकते हो कि कारीगर लाभांश फंड यह कर्मचारी का होने के कारण इसको दायित्व पक्ष में लिखा जाता है। समझ में आया? कारीगर लाभांश फंड यह कर्मचारी का होने के कारण उसको दायित्व पक्ष में लिखा जाता है, उसको बांटा नहीं जाता है। ओके, अब चौथा जो है वो क्या है, अनामत फंड दिया है। अब अनामत फंड, तो अनामत फंड देखो, सामान्य अनामत क्या है, एकत्रित क्या हुआ लाभ है ना। चलिए एकत्रित लाभ है तो हम किसको लिखेंगे, एकत्रित लाभ हो तो किसको लिखेंगे, जमा और लिखेंगे, मतलब जमा और बांटेंगे तो रोजनामचा क्या बनेगा कि अनामत फंड खाता उधार। रोजनामचा क्या बनेगा कि अनामत फंड खाता उधार x की पूंजी या चालू खाते का और y की पूंजी या चालू खाते का। अब अमाउंट कितना दिया है 54,000, तो इसको हम कितने में बांट देंगे 54,000 में बांट देंगे। ओके, बांटो, तो 54 को 3 से डिवाइड कर दो, 3 एकम 3, 24 3 अट्ठे 24 मतलब 18 आ गया। तो पहले में कितना आ गया 18 36,000, सेकेंड में 18,000। आया आपको सभी को समझ में? आप बुक्स में दिए हुए जो भी एग्जाम्पल से आप सब कर लोगे तो 100% आप इस चैप्टर में से जो 5 नंबर पूछा जाता है, 1 नंबर एमसीक्यू, 1 नंबर 1 मार्क्स का और 1 नंबर के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप इस चैप्टर में से 5 मार्क्स कवर अप कर सकते हो। चलिए आज के लिए इतना। हम नेक्स्ट पीरियड में एक न्यू चैप्टर के साथ हम मिलेंगे। अकाउंट हो या स्टेट, दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट हम स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना, थैंक यू।